बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। जहां रहें खुश रहें, जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपने इर्द गिर्द का अपने प्यारों का ख्याल रखें और दिन का आगाज़ मुस्बत सोच और मुस्बत इक़दाम के साथ करें। तो हम भी प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह एक मुस्बत बात से और एक अच्छी बात से करेंगे हिना। बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम का आगाज इशफाक अहमद की खूबसूरत बात से करते हैं। उनका ये कहना है कि हर एक चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। बहुत ही उन्होंने ये गहरी बात की है। उनका ये कहना है कि जवानी में गहरी बात भी किया है ना, और दुरुस्त बात भी की है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ना शुरू होती है वैसे वैसे वो जरा नेकी के कामों की तरफ ज्यादा माइल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इस चीज को भी अप्रिशिएट करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आप जब आपका ज़मीर जाग जाए, जब आपको तौफीक हो, तो तभी इंसान को अपने गुनाहों से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अजीम कहते हैं कि इबादत जो है जिसका सवाब बहुत ज्यादा मिलता है ना, वो जवानी की इबादत है। अगर आप जवानी में इबादत करते हैं और आप अपनी गलतियों की माफ़ी जवानी में ही मांग लेते हैं, क्योंकि वो आपका एक कहा जाता है कि एक पीक टाइम चल रहा होता है। तो जब आप अपनी गलतियों के लिए रिपेंट करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इबादत करते हैं, तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी इनर लॉजिक मेरे ख्याल से ये होता है क्योंकि जवानी में आपके पास एक चॉइस है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास वो ताकत है कि आप गलत काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप वो गलत काम नहीं करते और बाय चॉइस आप नेकी के काम में अपना वक्त सर्व करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो अल्लाह की ज़ात है, जो परवरदिगार है, वो इस अमल से खुश होता है। क्योंकि बाय विल जो है वो आप सरेंडर करते हैं उसकी बारगाह में अपने आप को, और फिर आप जाहिर सी बात है फिर उसके और बड़े बेनिफिट्स आते हैं जो आपके साथ साथ आते हैं। फिर ना वो आपके जब आप बूढ़े भी होते हैं तो वो आपकी बूढ़े उसमें मैं कहूँगी ओल्ड एज में भी आपका वो टाइम खुशगवार गुजरता है। पॉजिटिव एनर्जी आपको सराउंड करती है। वैसे हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बूढ़े हो गए हैं, अब ये इबादत ही करेंगे ना और क्या करेंगे, बट वी डोंट बिलीव, हम इस चीज़ पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। एंड वी थिंक कि अगर आप उम्र के किसी भी हिस्से में रिपेंट करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं या फिर इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सिला देना है। अल्लाह ताला जो है वो नियतें देखते हैं। लेकिन फिर भी जवानी की इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। और आप ये रियलाइज़ कर लें कि अगर आप हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लें, वहीं पर अगर आप नमाज के लिए, रोज़े के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, प्रॉब्लली 5-6 मिनट। और भी कई ऐसे इकदाम हैं जो नेकियों में काउंट होते हैं। आप अपना जो लहजा है वो बड़ा प्यार, मोहब्बत, शफकत भरा रखें। अपने कुलीग्स के साथ आप बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश आएँ। छोटी छोटी नेकियां हैं, और हमारा दीन इस्लाम तो वैसे इतना खूबसूरत मजहब है कि छोटी छोटी चीजों के अंदर परवरदिगार ने इतनी इतनी खूबसूरत बातें, इतनी इतनी खूबसूरत डिटेल्स हैं, और फिर नेकियों का जो अजर है, उसका जो सवाब है, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। बहुत ही अजीम आपने खूबसूरत बात की है कि छोटी छोटी, अगर हमेशा वैसे खूबसूरत बात नहीं करता वैसे अजीम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिया करें। आपने भी आज बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू फॉर द पेड कॉम्प्लीमेंट। नाज़रीन, हम चाह रहे हैं कि आज हमने जैसे कि अपने प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी बात से किया, उसके साथ साथ मैं ये चाह रही हूँ कि म्यूजिक का भी थोड़ा सा हम जिक्र करें और म्यूजिक से रिलेटेड भी आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करें। अच्छी खबर शेयर करना चाह रही हैं? अच्छी खबर है, दिस इज अ रियली गुड न्यूज। अच्छा, हम जो सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने एक बार फिर अपनी आवाज का जादू जगाकर अपने फैंस को और भारतीय गुलकार आप सब लोग जानते हैं अरिजीत सिंह को, वो बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही खुशगवार सरप्राइज दिया है। उन्होंने कवर गाया है अरिजीत सिंह का, जो कि बहुत ही, मैं अभी आते हुए ऑफिस सुन रही थी, और क्या कमाल वो कवर है भाई। वैसे इतनी सुने, इस कवर को सुना जाए। जी जरूर, हम उस कवर को भी सुनाते हैं। और मुझे पता है उस कवर को सुन के क्या लगा अजीम, मुझे ये फीलिंग आई कि बहुत ज्यादा वो पीसफुल वाइब दे रहा है, बहुत सुकून से, और उसमें वो डूब के गा रही है। आयमा बेग की आवाज तो अच्छी है जी, नो डाउट, लेकिन कई दफा जो है वो गानों की सिलेक्शन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर वो अपनी आवाज के अकॉर्डिंग जब गानों का सिलेक्शन करती हैं तो वो ज्यादा निखर जाती हैं। लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता है। अब अरिजीत सिंह के जो गाने हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने कौन से गानों का इंतखाब किया है, वो तो मैं भी बहुत ही जबरदस्त गानों का उन्होंने इंतखाब किया है। तो आपको भी फीडबैक कैसा आ रहा है? मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, और इंडिया से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और आयमा बेग की आवाज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आयमा बेग ने अपने यूट्यूब चैनल पर
इन गानों को रिलीज किया है और बड़ी खूबसूरत। आप भी सुने और अपने नाज़रीन को भी सुनाते हैं। और आज सुबह सवेरे ही हमने आपका मूड खुशगवार किया है, तो अब हम सियासी मैदान से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं कि निगरान सेटअप के क़याम के लिए हलचल इस वक्त जारी है और जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 दिन बाद भी इंटरिम कैबिनेट का इंतखाब अभी नहीं कर सके हैं। अलबत्ता कुछ नाम जो हैं वो थोड़े वाजे होना शुरू हुए हैं ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से जो चाबगोइयाँ वो जारी हैं। इसके अलावा जनाब दूसरी जानिब जो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होनी हैं वो एक अहम मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज कर दिया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उस फैसले को जिसमें जो नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नई मरदमशुमारी के फैसले की मंजूरी दी गई थी। और थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ इज दैट नवाज शरीफ माइट कम टू पाकिस्तान और अभी कहा यह जा रहा है कि कमिंग बैक, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो ये अब सोच रहे हैं कि उन्होंने वापस कब आना है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। बिल्कुल, और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, निगरान वफाकी काबीना की तश्कील के लिए कोशिशें जारी हैं और बहुत सारे नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू भी हो गए हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज काबीना का हतमी ऐलान हो जाएगा। निगरान काबीना कितनी गैर रवायती और माजी से मुख्तलिफ हो सकती है, आप क्या समझते हैं? मुख्तलिफ तो नहीं हो सकती है, ये वही होगी जो पहले भी था, लेकिन हमें देखना है कि क्या जो निगरान मिनिस्टर्स आ रहे हैं क्या ये कॉम्पिटेंट हैं, क्या दे नो व्हाट देयर जॉब इज, या हमने फिल इन द ब्लैंक करना है। हमने वो मिनिस्टर्स लेके आने हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, जो कि इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है और महंगाई है इसको कंट्रोल कर सकें। महंगाई तो आगे भी आएगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं तो हमें भी इफेक्ट हुआ, पूरी दुनिया होती है। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हमारे पास वो लोग हैं जो कि टर्न अराउंड कर सकते हैं या एटलीस्ट स्टेबलाइज कर सकते हैं? तो केयर टेकर्स जो होते हैं उनका एक ही काम होता है कि यू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस एंड दैट्स अबाउट इट। वो ऐसी कोई नई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं कि जिसमें आपका एक नेशनल, जिसमें कोई रिपरकशन हो। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी आएगी ये तो उसने करना है। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब जनरल मुशर्रफ गए थे तो उनकी गवर्नमेंट $80 पर उसका था पर बैरल, लेकिन बीच में इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त $150 पे आ गया था। अब जब 150 पे आया, हमने उसको मैनेज नहीं कर सके। हमारे पास सारी लिक्विडिटी मौजूद थी लेकिन मैनेज नहीं कर सके। विद द रिजल्ट जो पीपल्स पार्टी थी उस वक्त की, वो मार खा गई, वो बिल्कुल नीचे चली गई। जब वो आई पार में, हमने वो करना है कि जो नई गवर्नमेंट जो मर्जी आए वो कम से कम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आए। अब स्टेबल प्लेटफॉर्म कैसे आएगा? वो एक ही तरीके से आएगा, आई थिंक, कि जब हम एक कॉम्पिटेंट लोग लेके आएंगे और जल्द से जल्द, हमें डिले नहीं करना है। जल्द से जल्द कॉम्पिटेंट लोगों को आना चाहिए। पीजे मीर साहब, ये कहिएगा कि जो इंटरिम सेटअप जो जैसे ही काबीना ये फाइनल होती है तो वजारत खजाना और वजारत खारजा, क्या ये दो ही वजारतें अहम तरीन होने वाली हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज भी मैं समझता हूं कि इनका बड़ा जरूरी है टू ऑपरेट, मैं समझता हूं कि स्मूथली, क्योंकि यहाँ हमें रेड टेप नहीं चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर, अजीम, आपको पता है कि रेड टेप बहुत ज्यादा है। ये रेड टेप आप खत्म कर दें, हमारे मुल्क के अंदर हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है एंड वी कैन कम्पीट विद एवरीबडी। अगर हम पहले कर सकें तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो एहलकार हैं, इनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें कि भाई करो तुम काम एंड डू इट बाय द बुक। तो जब इस तरह होगा, आई थिंक वील डू इट। तो जब आपने कहा ना ये 2 वजारतें, आई डोंट किसको लेके आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बट बात की जा रही है हफीज शेख की। लेट्स सी कि वेदर ही कम्स अलोंग। मीर साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है, तो सवाल यही था एक्चुअली में कि अगर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को कंसीडर किया जा रहा है तो फिर व्हाई नॉट हफीज शेख एंड इसहाक डार, जिनका नाम पहले ज़ेरे गर्दिश था, और दूसरी जानिब फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री जलील अब्बास साहब हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इनका नाम इंटरिम पीएम के तौर पर भी आ रहा था। देखें, Jalil Abbas, I know when he was, I think, first secretary in Washington, and I've been following him. He's a very competent diplomat. बहुत अच्छे करियर के ये एक एहलकार है, and I think he'll be a good one. But जब आप बात करते हैं हफीज शेख की, शमशाद की, दूसरों की, I think यहाँ हमें एक रियल टाइम फाइनेंस का चाहिए, इकोनॉमिस्ट नहीं, बट अ फाइनेंस मैन।
तो जो फाइनेंस मैन है ये हमें बड़ा सोच के करना है। आपके पास बड़े लोग इधर बैठे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ये गौहर एजाज है, ये इस आप अगर आप इनको देखें, इनकी सक्सेस स्टोरी को देखें, या अकील डैडी को देखें, या मियां देखें, ये मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स क्यों है? बिकॉज दे सक्सेसफुल। तो अगर ये अपने इदारों के अंदर सक्सेस ला सकते हैं, आई एम श्योर दे कैन डू इट फॉर पाकिस्तान एज वेल। और ये इंटरिम परमानेंट सेटअप नहीं है, इट इज ओनली अ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन सेटअप के अंदर वी नीड पीपल you know who are solid people. Exactly, who are solid people. Very well said. अच्छा पीछे मीर साहब, अगर आम इंतखाबात की बात की जाए तो आइंदा फरवरी में कराने की बातें हो रही हैं, मगर 90 दिन में इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दायर कर दी है। आपको क्या लगता है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे? होने चाहिए। ये देखें ना, अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने क्या अपनी एक रूलिंग दे दी। अब आप सवाल करें कि डू दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग ऑन दिस? नो। बात अगर करनी है तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। इलेक्शन कमीशन इज द एपेलेट अथॉरिटी जिसने इलेक्शन करवाने हैं। अब उनका एक बयानिया है कि भाई सेंसस कराएं, वो कहते हैं जी कि पुराना करे, कोई कहता है जी नए इसी पे चले। अब द क्वेश्चन अराइजेस, इलेक्शन कमीशन ये पहले क्यों नहीं तैयार था? इलेक्शन कमीशन शुड हैव बीन रेडी इन द फर्स्ट प्लेस। मैं समझता हूँ कि 1 साल पहले जब आपको पता लग गया था कि शोर हो गया इलेक्शन का, तो आपको तो पहले तैयारी करनी चाहिए थी। हम है lastminute.com, जिस तरह अभी आपने सवाल किया कौन आएगा जी मिनिस्टर, कैबिनेट कब बनेगी, क्या होगा, हम है lastminute.com। वी शुड बी प्लानिंग अहेड एंड गेट ऑन विद इट, ताकि किसी को कोई सरप्राइज ना आए, को पैराशूटर्स कोई अंदर और लास्ट मिनट में। पीजे मीर साहब, अगर नई मरदमशुमारी के तहत नई डिलिमिटेशन भी करनी पड़ती है, तो मेरा आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, को वाज़े को फ़र्क नज़र आएगा, उसमें को ज़्यादा चेंजिंग्स होने वाली हैं? आएगा ज़रूर। अगर आप याद है कि जब मियां मंजूर उन्होंने जो मंडी भावदीन को डायसेक्ट किया और अपने अपने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, तो आपका वोट बैंक तो इधर उधर हो गया ना उस वक्त। तो आज भी यही है, अगर आप इस तरह करेंगे, मैं समझता हूँ कि यस बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड मैं समझता हूँ कि अगर आप सेंसस कराते हैं तो जो नया वोटर है, वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, इनका जो 17-18 का जो एक आप कह लो कि सपोर्टर है, वो एलिजिबल हो जाएगा वोटिंग के लिए। तो नए सेंसस के अंदर वो भी ऐड हो जाएगा। तो जब वो ऐड होता है तो आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, आपको एक वोटिंग फ्लक्चुएशन जरूर मिलेगी। बट दैट एक्चुअली रिमेन्स कि जब वोट डलेगा, I think that is where we have to gauge everything. अच्छा पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी के लिए कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आई, मगर अगर नून लीग की बात की जाए तो उनकी जानिब से तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्लान ए, प्लान बी जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ की वापसी कब तक हो सकती है, और अभी तक तारीख की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही कि कब तक आ जाएंगे? ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनको चाहिए इस तरह की ये जो बयानियां देते हैं, नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ये भी उस बंदे को खराब कर रहे हैं। मैंने परसों इनसे मेरी बात होती रहती है, तो आई सेड आर यू कमिंग और नॉट? एट द मोमेंट ही इज नॉट कमिंग। एंड ये पता नहीं क्यों ये पॉलिटिकली ये शोर कर देते हैं कि भाई वो कार है, ये हो रहा है, प्लान हो रहा है। ही विल कम, बट ही विल ओनली कम वंस द रिस्क इज जीरो। क्योंकि अगर वो इधर आते हैं, जो कानून आपको सुकत कह रहा है, वो तो इमीडिएटली उनको अरेस्ट कर लेंगे। दैट इज व्हाट द लॉ इज। वो तो मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा, वो कानून कह रहा है। सो विलिंग टू डू दैट। अब आई थिंक ये जब जज चेंज होते हैं, बिकॉज वहाँ एक क्वेश्चंस आ गए हैं कि सितंबर के बाद ये नए जज आ रहे हैं। पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि जैसे अभी हेयरिंग के लिए मेरे ख्याल से तारीख इसकी दे दी गई है, जो नैब में तरामीम की गई हैं, 18 अगस्त मोस्ट प्रॉबेबली जो है एक अहम तारीख होगी जिसमें इस पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होने जा रही है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई वाज़ेह तारीख नवाज शरीफ के हवाले से भी सामने आ जाएगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अब वो पार्टिंग शॉट क्या होता है इस जुडिशरी का, वी डोंट नो, बट देयर विल बी अ पार्टिंग शॉट। एक तो पार्टिंग शॉट आपके सामने आ गया है, आगे क्या होगा दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। बट ऑल आई एम श्योर हम सब एक ही चीज चाहते हैं, नो मैटर हु इट इज, जस्टिस मस्ट प्रिवेल। अगर मुल्क जस्टिस नहीं है किसी के लिए भी, तो फिर हम एक मैं समझता हूँ एक्चुअली एक नेशनल क्राइसिस के अंदर है। जिस तरह आपको याद है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर विंस्टन चर्चिल ने पूछा था
कि भाई is the judiciary working? उन्होंने कहा yes. उन्होंने कहा don't worry, we'll survive. Exactly. तो judiciary has to be proactive and above everybody. पीजे मीर साहब, आप विद इन PMLN कोई रिफ्ट देख रहे हैं? Unfortunately, yes, ये पहले भी था. मैं आपको सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग. मैं किसी का, कहते हैं ना, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सबका सपोर्टर हूँ. और मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके नवाज शरीफ को भी कहा था कि ये बंदे आपके ठीक नहीं है, इनको आप ठीक करो. आप एक बात करते हो, दूसरी बात करते हैं. मैंने यही आपके इमरान खान को भी कहा था कि आपके एक बंदे ये हैं, दूसरे बंदे ये हैं, इनको ठीक करो. अब मैं समझा ही सकता हूँ एज फ्रेंड्स, जर्नलिज्म तो अपनी साइड पे है, बट एज फ्रेंड्स अगर मैं किसी को समझाता हूँ, अगर वो समझ ले, सुन ले, तो आई थिंक दैट इज इट. यस, देयर आर रिफ्ट्स. तो मीर साहब, आपको लगता है कि कमिंग इलेक्शंस में अगर PMLN में ये रिफ्ट रहती है तो इसका एडवांटेज आप किसको होता देखते हैं? किसको ये एडवांटेज मिल सकता है, पीपल्स पार्टी या इस्तेहकाम पाकिस्तान या फिर PTI? एडवांटेज मुझे लगता है PTI और PPP को मिलेगा इसका. और जो मैं समझता हूं, क्योंकि इस वक्त जो आपके लोग रिजेंटेड वोट है वो PMLN के खिलाफ है. क्यों है उनके खिलाफ? बिकॉज दे आर इन द फ्रंट रनर्स. हालांकि कसूर इनका नहीं है, इनको तो आपने बिठा दिया है और अब आप सारी ब्लेम इन पे डालेंगे. अब PPP होती इस रिवर्सल पे तो वो भी यही कहते, PTI होता वो भी आपके कहते. सो इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एनालाइजिंग कि फायदा किसको मिलेगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या वोटर को समझ आती है कि मैं उससे क्या करना है? यहाँ तो बिल्कुल जाला है. हमें जाला नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल वोटर चाहिए जो पैसे लेने के बगैर जो भी अच्छा आदमी है उसको वोट दे. दैट्स द फ्यूचर ऑफ. पीजे मीर साहब, महंगाई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हमारे अवाम बहुत बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और गुज़िश्ता रोज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है. आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है? क्या महंगाई में कोई कमी आ सकती है या सिचुएशन इससे भी वर्स्ट होने जा रही है? अगर मैं बात करूंगा, कई लोग नाराज होंगे. हम जब तक अपना टैक्स बेस बढ़ाएंगे नहीं, हम इसी डायलेमा में रहेंगे. ये वाहिद मुल्क है, हम गरीब अली खान का नाम लेते रहते हैं और गरीब को गरीब ही रहने देते हैं. Exactly. आप इनको टैक्स बेस लेके आए, बेशक 1 रुपया 2 रुपया आप लेके तो आए. थिंक अबाउट द फ्यूचर. डोंट थिंक टुडे कि मैं आज पार में हूं या नहीं हूं. थिंक लॉन्ग टर्म. आपने एक तबके को टैक्स लगाया है, या आप काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर, या दूसरे लोग काम कर रहे हैं, यू नो, ये गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट, आप उनको टैक्स लगा देते हो, उनको तो आप क्रिपल कर रहे हो. वो नीचे भी तो करो. जब तक आप नीचे $1 ट्रिलियन का बिजनेस, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है वो मजीद दबता जा रहा है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी को मजीद टैक्स देना पड़ रहा है. उसके बावजूद भी हम कोई खास बेहतरी नहीं देखते हैं, लेकिन जो टैक्स टू GDP रेशो है वो कम है, वो बढ़ाई नहीं जा रही. तो ऐसी क्या हर्डल है कि ये जो दूरियां हैं ये मिट नहीं रही? और दूसरा, फिर सबको पता है सर कि बड़ा ही बेसिक है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये मेन हर्डल है आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए. इसको आपने कंट्रोल करना है, तो क्यों ये कंट्रोल नहीं हो पाता है? इसलिए कंट्रोल नहीं होता. नंबर 1, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर. जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, प्राइस चेक्स कोई करता नहीं है. आप एक प्राइस डिफेंस में है, एक सदर के अंदर है, एक यू नो तार में. तो अगर आपने ये और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो गरीब आदमी तो मारा जाएगा. शोर तो गरीब की तरफ से आएगा, बाकी तो सरवाइव कर लेंगे. और बाकी सर्वाइवर्स हैं. एक जमाने में जो 1000 रुपए की चीज थी आज 3,500-4 हजार रुपए की. कोई भी हो, पैसा तो पैसा है. तो अब तो क्वेश्चन आता है, जब 17 रुपया बढ़ाएंगे तो आपका निचला रेडी वाला वो कहेगा जी ये इतने रुपए का ये है, आज इतने का क्यों? अच्छा क्यों? वो जी गाड़ी जो ट्रॉला पीछे से आता है उसको पेट्रोल ज्यादा चाहिए, तो वो अपनी कीमतें भी बढ़ाएगा. लेकिन जब तक आप ये जो लोकल ट्रेडर्स है ना, इनको FBR के अंदर नहीं लेके आएंगे, आपका ये जो कैश बिजनेस है ये इसी तरह चलता रहेगा और पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ही फ्लरिश करेगी. सो वी गॉट टू गेट दिस पीपल ऑन बोर्ड एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आप मुझे एक्सेप्ट इट और नॉट, आप कोई चीज लेके आते हैं ना बाहर से और वो खराब हो जाती है, आपका रिफंड कोई नहीं होता. न जी खराब हो. ये प्रोटेक्शन करें कंज्यूमर की. बिल्कुल गलत चीज को है कि कंज्यूमर मेहनत करके पैसा लेके आता है, आप उसको बेचारे को खराब कर देते हैं. 2 नंबर चीज, वो बेचारा उसका सारा पैसा डूब जाता है और आपकी कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं. सो मार्केट प्रोटेक्शन एंड मार्केट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फ्लरिशिंग इकोनॉमी. और एक आप बनाएं सिटीजंस एडवाइस ब्यूरो. जब ये बनाएंगे, हर आदमी गरीब भी एक फ्री एडवाइस लेके
जा सकता है कि कहाँ उसने मार खाई है मार्केट के अंदर, कहाँ नहीं खाई है। और फिर आप देखेंगे ग्रेजुअली, अभी ओवरनाइट नहीं होगा, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि मार्केट भी कंट्रोल हो सकती है। जी बिल्कुल, ये अहम इकदामात हैं जिनकी जानिब निशानदेही दिलवाई। पीजे मीर साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ओवरऑल है ना, इस वक्त सिचुएशन है, खा वो सियासी सूरत हाल है या मईशत से मुतल्लिक है। पीजे मीर साहब ये बोल रहे थे कि ये कुछ चंद छोटे छोटे से जो इकदामात है, अगर यही इन पर ये अमल दरामद शुरू कर दिया जाए तो सूरत हाल खासी बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल नाजरीन, अभी हम ब्रेक ले रहे ले हैं नाजरीन। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर। और महंगाई के इस दौर में जब हर इंसान परेशान है और कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही, तो रियल एस्टेट सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी खबर है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने के बाद दुकानदारों ने भी चीज़ों की कीमतें खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी हैं, जिससे अवाम का दिवालिया निकल चुका है। मगर इस मायूसी के माहौल में पंजाब रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद के लिए एक अच्छी खबर है। FBI ने अदालत के हुक्म पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 7E में तब्दीली कर दी है। जी बिल्कुल, और रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद को टैक्स से इस्तिस्ना करार दे दिया है और कहा है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर अब कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। तो बेहतर है कि जी इसकी जो पेचीदगियां हैं उनका जिक्र और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसी फील्ड के एक्सपर्ट से लें। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं हमारे फुरकान असलम साहब। फुरकान साहब, कैसे हैं आप सर? खुशामदीद ऑन सुनो पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन। फुरकान साहब, मायूसी के इस दौर में, मायूसी के इस माहौल में रियल एस्टेट के लिए इतनी अच्छी खबर आई है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, इट्स वेरी अमेजिंग डिसीजन। होता बेसिकली ये है कि कोई भी फैसला आता है उसको बगैर पढ़े, बगैर तस्दीक किए मार्केट में स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे मायूसी फैलती है और ये नहीं देखा जाता कि उस फैसले की बारीकियां क्या है। तो ये जो फैसला आया, इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रियल एस्टेट को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो कि 72 इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक करता है और हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे के वर्ड ऑफ माउथ पे या टॉक ऑफ टाउन ये होता है, हर सोशल गैदरिंग का ये टॉपिक होता है। तो कहने का मकसद ये है, ये बेसिकली मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता चलूँ। ये जो 7E सेक्शन है, ये इम्पोज किया गया था जो प्रॉपर्टीज 2.5 करोड़ से ज्यादा की थी और उन प्रॉपर्टीज पे था जो 30 जून तक जिन अफराद के पास अपने घर और अपने दफ्तर के अलावा ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, उन पे ये इम्प्लीमेंट होता था। सो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो मार्केट में खबर ऐसे फैली गई कि पता नहीं कितना बड़ा कोई टैक्स लग गया है और क्या इससे होगा। लेकिन देखा जाए तो ये 2.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज पे था और 1 से ज्यादा जिनकी प्रॉपर्टीज उन पे था। खैर, अब ये फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है वो कर दिया, रिवोक कर दिया। साहब, अवाम का परेशान होना बनता भी था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 2.5 करोड़ से नीचे भी कोई प्रॉपर्टी अब रह गई है। महंगाई इतनी हो गई है सर, 2.5 करोड़ में तो मेरे ख्याल से 5 मरले का आपको कोई अच्छा वेल डेवलप कोई घर जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर लाहौर को ख़ास तौर पे कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के बाकी शहरों से, तो यहाँ प्रॉपर्टीज अभी भी अंडर वैल्यू है। कि अगर आप दुबई में देखते हैं, दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में आप के शहर में देखते हैं, जो अर्बन सिटीज़ होती हैं वहाँ प्राइसेस हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अब प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के मोनूमेंट्स, जिस तरह की फैसिलिटीज़, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी अंडर वैल्यू है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कंपटीशन ऐसा अच्छा आ गया कि जहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो फुरकान साहब, अब ये जी पूछे प्लीज। जी आप पूछो। मैं ही पूछना चाह रहा था कि अब ये 7E जब खत्म कर दिया गया है तो बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। जिस तरह के अभी आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा कराया कि ये मायूसी के दौर में एक अच्छी खबर है। तो जब ये खबर जाती है तो इसी तरह जाएगी, जी टैक्स खत्म हो गया, टैक्स खत्म हो गया, तो इन्वेस्टर्स हो गए, जेन्युइन बायर्स हो गए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक खौफ दूर होता है। जब भी टैक्स की कोई चीज़ आती है लोगों में खौफ आ जाता है, तो वो खौफ जो है वो खत्म होएगा। जी अच्छा फुरकान साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से बजट में 2.5 करोड़ मालियत से ज्यादा प्रॉपर्टी पर 1% जो टैक्स लगाया गया, उसकी वजह क्या थी? बेसिकली ये वजह ये थी कि जिन अफराद के पास अपने घर और अपने दफ्तर के अलावा 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डीम रेंटल वैल्यू के तौर पे टैक्स लगाया गया था, जिसको अब रिवोक कर दिया गया। और बेसिकली ये इम्प्लीमेंट होना था 1 जुलाई से। जी।
सो तभी ही इसके खिलाफ जो है लोगों ने अपील्स भी की, एहतजाज भी किए और अब ये फैसला आ गया। अच्छा फुरकान साहब, आप चूंकि खुद रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, तो कंसिडरिंग द करंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, अभी जो हमारी मौशी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, और जब हम ये देखते हैं कि ये भी बार बार IMF से बिलखसूस मुतालबात सामने आते हैं गवर्नमेंट को कि आप जो टैक्स टू GDP रेशो है अपना उसको बढ़ाएं, आप उसका जो रेशो वाइज है वो टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाएं, ना कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स डालते जाएं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से इकदाम ऐसे हैं, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो करने से ना तो कंज्यूमर ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ना रियल एस्टेट इस तरह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और हम लोग गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी अच्छा कलेक्ट करे? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो टैक्स देने में किसी को उभाम भी नहीं होगा। सो इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे रिफॉर्म्स करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं दुबई में था। सो दुबई में इतने ज़बरदस्त किस्म के इकदाम किए गए कि आप आज देखें कि दुबई बेस ही रियल एस्टेट पे करता है, या दुनिया के बहुत से और भी शहर हैं जो कि रियल एस्टेट बेस्ड हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं, इसमें अच्छे रिफॉर्म्स करते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स आते हैं। हमारे मुल्क में बड़ी कमी है कि इस सेक्टर में प्रोफेशनल्स नहीं है। इसमें ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो ना तजर्बेकार हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। और देखें ना, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पड़ता है प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, और वो आपका एक एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहता वो, क्योंकि आपको गाइडेड चीज़ें नहीं मिलती, आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती, ऑथेंटिक एंड वैलिड चीजें नहीं मिलती। एग्जैक्टली। दुबई में क्या है कि हम जब वहाँ मैं था तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते थे अपने ब्रोकर्स को। अब VN देते थे, डेवलपर का VN क्या है, कंट्री का VN क्या है, किस तरह हमने अगले 5 सालों में ग्रो करना है। तो यहाँ पे अगर ये रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो इतना पोटेंशियल मौजूद है, और अगर अर्निंग्स अच्छी होंगी, अगर इसमें पोटेंशियल से आपको रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, तो टैक्स देने में भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जी पाकिस्तान के हवाले से भी हम पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से क्या इकदाम करने की रियल एस्टेट में ज़रूरत है, रियल एस्टेट सेक्टर में, जिससे इंप्रूवमेंट आ सकती है और इस सेक्टर को फ़रोग मिल सकता है? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखें, दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हुई हैं, वो सिर्फ उसको मेंटेन कर रहे हैं। Exactly. पाकिस्तान तो सारा बनने वाला है, आपके बड़े शहर बनने वाले हैं, और आपके पास लैंडमार्क बिल्डिंग्स नहीं मौजूद, लैंडमार्क प्रॉपर्टीज नहीं मौजूद। Exactly. तो कहने का मकसद है कि ये वो सेक्टर है कि जहाँ पे आप आइडेंटिटी बनाते हैं किसी भी शहर की, किसी भी कंट्री की। फुरकान साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपने बोला जी कि पाकिस्तान तो सारा बनने वाला है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब लेकिन मसला ये है कि जो बन रहा है ना, वो भी इस तरह से बन रहा है कि बड़े बेहंगम बन रहा है, क्योंकि हम लोग हम लोग बड़े सीधे जो है वो मुतासिर कह लें कि जो मुतासरीन की जो फहरिस्त है उसमें जो डायरेक्टली जिन पर असर पड़ रहा है, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। क्योंकि अब देखें कि अगर हर साल जब हम बिलखसूस इन विंटर्स हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो लाहौर का दुनिया के नंबर 1 जो आलूदा तरीन शहर उसमें शुमार होने लग पड़ा है, क्योंकि आपके जंगलात है ही नहीं, आपकी सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। तो जो मॉडर्न ये बननी चाहिए, बिल्कुल हम नहीं कह रहे नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आवाम भी उस तरह बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे कैटर करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न सिटीज़ जिस तरह से डेवलप होते हैं कि आपकी जो फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ें वो भी ना हो, तो ये क्या इस तरह के इकदाम कौन से जो करने चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट डिस्कस किया है। मैं आपको बताऊं, इन्हीं चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर पैरामीटर सेट होना चाहिए। हमारे पास अथॉरिटीज़ तो मौजूद हैं रेलेवेंट, वो प्रोफेशनल्स को बुलाएं, एक प्रॉपर किस्म के रिफॉर्म्स बनाए जाएं। और देखें, जो आपने बात की कि हमारे पास अगर जगह नहीं है तो हम वर्टिकल में हमें जाना चाहिए। वर्टिकल में जाते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जो कि कॉमन पर्सन को भी करें, हर तबके की नीड को पूरे कर रहे हो। और मैं ये समझता हूँ कि आपके पास देखें लैंड अवेलेबल है, उसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुई। अगर यूटिलाइजेशन सही हो जाए तो हम अपनी पॉपुलेशन की जो ज़रूरियात है उसको बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप आज भी देखें कि आपकी बहुत सी आबादी जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। हर घर को ज़रूरत है अपनी अलग फैमिली के लिए, एक घर की बेसिकली हर फैमिली को ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि इतना पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ राइट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने की देर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आ रही है। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि इसमें जो कंट्रीब्यूट होना चाहिए बीइंग अ सेल्स और रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मुझे कि इसमें बहुत अग्रेसिव तब्दीली आनी चाहिए, ताकि 5 सालों बाद जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हो, हमारे पास भी ऐसी बिल्डिंग्स हो। आपको ये लगता है कि ये जो ग्रीन लैंड ब्राउन लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है, उसके लिए आपको लगता है कि अवाम को इटसेल्फ एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जो आम आदमी है वो भी प्रेफर करेगा एक 5 मरले का अपना ज़ाती घर बजाय कि एक अपार्टमेंट, वो उसको वो चीज़ ज़्यादा उस तरह से अपील नहीं करेगी। तो
इस हवाले से अवाम को भी थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे अगर आप कराची को देखते हैं, सिंध साइड को देखते हैं, इवन इस्लामाबाद को आप देखते हैं, वहाँ पे ये ट्रेंड लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। पंजाब में ये ट्रेंड अभी अडॉप्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि पंजाब में एक भी अभी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड वर्टिकल बिल्डिंग हो, जिसको लोग एनालाइज कर सके कि यहाँ पे लाइफ क्या होती है। जिस दिन आपने 2-3 ऐसी बिल्डिंग्स बना ली, लोगों को पता चल गया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि देखिए, बीइंग अ वर्टिकल प्रोजेक्ट, जब आप कोई भी बनाते हैं, वहाँ पे आपको मेंटेनेंस इतनी नहीं पड़ती, वहाँ पे सिक्योरिटी, स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है, और आपको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी सबसे बढ़ के है। अब मैं जिस अपार्टमेंट में दुबई में रहता था, उसी के रूफटॉप पे गार्डन थे, पता ही नहीं होता था कि आप बिल्डिंग के ऊपर है। सारी फैसिलिटीज हैं, मॉल्स हैं, आपके पास जिम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यू डोंट फील लाइक लिविंग, वो आपको लगता ही नहीं कि यू लिव इन अ इवन मस्जिद अपार्टमेंट। मस्जिद बिल्डिंग्स में मौजूद है, तो आपको अपने अपार्टमेंट से निकल के सिर्फ फ्लोर चेंज करना है, एंड यू आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज। एग्जैक्टली, ऑल अंडर वन रूफ। बिल्कुल सही हो गया भाई। हमने आज शुरू में स्टार्ट में इस सेगमेंट के बड़ी अच्छी खबर शेयर की, और फुरकान साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। देखने वालों की भी बहुत रहनुमाई हुई होगी, और हमें भी इससे बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है। और बिलखसूस हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे इस्तदा है कि मॉडर्न सिटीज को जो है प्लान करना शुरू करें, ताकि यहाँ की आबो हवा जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने, और बड़ी ही सेर हासिल गुफ्तगू आपसे हुई। इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में मजीद आपको तकलीफ देंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और आपसे लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं ना? बिल्कुल जी, लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हमारा सेगमेंट है तारीख के झरोकों से। हम, आपको पता है कि हमारी रिवायत है प्रोग्राम की कि किसी न किसी अहम शख्सियत का जो बर्थडे है वो हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो है ना, आज भी एक अहम शख्सियत का बहुत ही अहम शख्सियत का आज बर्थडे है। और अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत में हॉलीवुड फिल्म का काफी चर्चा रहा है, और गॉडफादर उस फिल्म का नाम है। गॉडफादर के अल्फाज कब और कहां इस्तेमाल हुए, जरा सोचें आप लोग। नहीं याद आ रहा, मुझे बताएं हमें। नहीं याद आ रहा, हम आपको बताते हैं। 2017 में पनामा लीक सामने आने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया, तो उस वक्त के हुक्मरानों के लिए इशारों में गॉड फादर के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम गॉड फादर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को ये बताना भी जरूरी है। गॉड फादर के पार्ट 2 में जो हीरो थे रॉबर्ट डिनीरो, मैं तो उन्हें सर रॉबर्ट डिनीरो कहूंगा। ये मैं जाती तौर पर उन्हें ये ओहदा देना चाहता हूं, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉबर्ट डिनीरो। अमेजिंग एक्टर, और 80वीं सालगिरह है उनकी। हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट डिनीरो, आप जिए हजारों साल और इसी तरह से अदाकारी करते रहें। और हम, मुझ समेत, हिना समेत, और भी जितने फैंस हैं आपके, वो आपके ऐसी शानदार मूवीज देखते रहें। गॉडफादर 2 वैसे हिना देखी आपने? जी मैंने देखी, और आप तो कुछ डायलॉग्स भी उसके मैं उसका डायलॉग ही बता रहा था। शेयर भी करें कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ। वैसे भूला तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उनके खिलाफ जो फैसला दिया गया था, उसमें भी गॉडफादर नॉवेल की जो एक लाइन थी, जो इस मूवी का भी एक बड़ा फेमस डायलॉग है, उसका इस्तेमाल किया गया था जी के बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम। तो ये इस मूवी का डायलॉग भी है वैसे। और रॉबर्ट डिनीरो ने बड़ी शानदार अदाकारी की थी जी गॉडफादर 2 में। इसके अलावा अगर हम इनकी अचीवमेंट्स का जिक्र करें तो कम है, गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे। जितने भी कह लें कि बड़े अवार्ड्स हैं, ऑस्कर से लेकर जितने भी शानदार परफॉर्मेंसेस को सराहने के लिए जो हॉलीवुड में अवार्ड दिए जाते हैं, वो सभी तकरीबन रॉबर्ट डिनीरो ने अपने नाम किए हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ी सी बात करें इनकी चाइल्डहुड की, तो कहा यह जाता है कि स्कूल में परफॉर्म किया करते थे, स्कूल के इवेंट्स में एक्टिंग किया करते थे, और 10 साल की उम्र से इस एक्टिंग। और इनिशियली अगर बात करें इनके करियर के शुरू में, इन्होंने कुछ बिल्कुल छोटे छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए, जिसके बाद इनको बहुत बड़ा कैरेक्टर जो है वो ऑफर हुआ, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। वैसे हिना, मेरे ख्याल से तो हर स्टार, हर सेलिब्रिटी का जर्नी कुछ ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मार खानी पड़ती है, थोड़े धक्के सहने पड़ते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप पहुंच जाते हैं ना, आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल एक्टर की या सक्सेसफुल आर्टिस्ट की जर्नी इसी तरह से ही होती है। आप डायरेक्टली अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, फिर वही वाला डायलॉग यहाँ पर अप्लाई होता है। रॉबर्ट डिनीरो की कुछ और मूवीज का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। गॉडफादर 2 में तो नो डाउट के वीटो कार्लियोनी का किरदार इन्होंने निभाया था, बड़ा खूबसूरत किरदार इन्होंने निभाया। इसके अलावा अनटचेबल्स एक बड़ी गैंगस्टर बेस्ड मूवी थी, उसमें फेमस एक गैंगस्टर है अल कपूर, उसका कैरेक्टर इन्होंने निभाया।
वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। फिर इनकी एक मूवी है, इनकी जवानी की वो मूवी है जिसके लिए इन्होंने जो अदाकारी की उसमें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे। टैक्सी ड्राइवर वो मूवी है, और मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग भी देखें रॉबर्ट डे नीरो की मूवीज। फिर अभी रिसेंटली जो जोकर मूवी आई थी उनमें है इनका वैसे छोटा सा सीन लेकिन बड़ा इम्पैक्टफुल है, बड़ा इम्पैक्टफुल सीन है बिल्कुल। वहाँ पर जोकर जिस तरह से इनको शूट करता है तो वो एक बड़ा कमाल सीन था उस मूवी का। फिर इनकी एक जोड़ी बड़ी कमाल है, रॉबर्ट डी नीरो एंड एल पचिनो। अच्छा, वैसे अजीम, मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट देना चाहूंगी। मुझे लगता है आप तो सिनेमा जाते ही सिर्फ रॉबर्ट डी नीरो की हर मूवी देखने अब तो बड़ी देर होगी। लास्ट मेरे ख्याल से गालिबन सिनेमा में, शायद आई डोंट नो वो सिनेमा में लगी थी मूवी या नहीं, लेकिन मैंने देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखी है। और उसी में इस ग्रेट हॉलीवुड जोड़ी जो थी ना, इन्होंने परफॉर्म किया था। आयरिश मैन मूवी आई थी, उसमें एल पचिनो भी हमें देखने को मिले थे और हमें रॉबर्ट डी नीरो भी देखने को मिले थे। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी, आप जब इनका जिक्र कर रहे हैं तो आपके मुंह से ये निकला कि बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ। क्या इनके बचपन से या आपके बचपन से? क्योंकि इससे आपकी उम्र वाज़ेह हो रही है। मुझे जरा ये भी बता दें। मैं अपने बचपन से इन्हें देख रहा हूँ, बिकॉज रॉबर्ट डी नीरो साहब तो माशाल्लाह 80 साल के हो गए, मैं 80 साल का नहीं हुआ जी। और मैं तो जाहिर है क्योंकि बचपन से मूवीज का जरा शौक है। और मैंने देखा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है। और रॉबर्ट डी नीरो की अगर बात की जाए तो 2016 में इनको एक अवार्ड भी दिया गया सदर ओबामा की जानिब से। जी जी बिल्कुल, इनको बड़ा सराहा जाता है, वहाँ पे सरकारी सतह पर भी इनको बड़ा सराहा जाता है। और मैं चूंकि इनकी मूवीज का जिक्र कर रहा था तो नाम मेरे ज़हन में आते चले जाते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं सबको बताऊं कि आप ये भी देखें, ये भी देखें। तो आपने रॉबर्ट डी नीरो और एल पचिनो की हीट भी देखनी है, वो भी अभी मेरे ज़हन में आई है कि वो भी बड़ी जबरदस्त मूवी है। बहरहाल तो एक लंबी फहरिस्त है, डेफिनेटली वॉच इट। हाँ, आप भी ये मूवी देखें, लेकिन हम एक दफा मिलकर रॉबर्ट डी नीरो को बर्थडे बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रॉबर्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जी, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। वो ये कि स्कॉटलैंड के एक प्राइमरी स्कूल में आइंदा हफ्ते 34 जुड़वा बच्चे दाखिला लेंगे। जो 34 जुड़वा बच्चे कैसे भाई? अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो जुड़वा मैंने तो जानवरों और परिंदों में देखे बच्चे। नहीं। अच्छा, लेट मी रेक्टिफाई, मतलब मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि 34 एक इंसान के बच्चे नहीं है, 34 डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे हैं। और जो जुड़वा है, मतलब 17 पेयर्स हैं ये बच्चों के। और 2015 की बात की जाए तो उसके बाद से ये सबसे ज्यादा तादाद है, सबसे बड़ी तादाद है। और 2015 में मेरे ख्याल से 17 जो जुड़वा बच्चे थे वो दाखिला लिया था उन्होंने स्कॉटलैंड के, और इसी स्कूल में लिया था उन्होंने। इसी स्कूल में ही लिया था। ये कोई खास स्कूल मुझे लग रहा है कि जो सिर्फ जुड़वा बच्चों को दाखिला देता है, केटर करता है जुड़वा बच्चों को। लेकिन 34 जोड़े जो हैं बच्चों। अच्छा, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इन बच्चों की ना कुछ फुटेज है, बड़े खूबसूरत, बड़े क्यूट लग रहे हैं जी। और बड़े इन्होंने माशाल्लाह क्यूट से यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो कुछ तो ना आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनआइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं। अभी कुछ बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा है, इतनी शार्प रिजेम्बलेंस होती है कि लगता है फोटोकॉपी हुआ है। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि ये स्कूल जो है वो इस हवाले से मुनफरिद है, और ये बाय चॉइस इस हवाले से मुनफरिद लगता है क्योंकि ये बच्चों को पहले रिहर्सल कराते हैं प्रॉपर। हाँ जी, क्योंकि एडमिशन के वक्त आप लोग कैसे दिखेंगे और वो क्या होगा, ड्रेस रिहर्सल होती है पहले से ही। बिल्कुल, उससे बच्चों को पहले ही जमा किया जाता है और कुछ दिन उनकी रिहर्सल कराई जाती है, उनको ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि जब आपका ये फाइनल डे होगा, जब आपका एडमिशन डे होगा तो आपने किस तरह से एक्ट करना है। ये एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी आ गई स्कूल्स की। हमें ये पता है कि कैडेट स्कूल्स होते हैं, और हमें ये पता है कि जी इंजीनियरिंग के लिए, आईटी के लिए कुछ अलग से स्पेशल बने होते हैं। दूसरा, मुझे हैरी पॉटर याद आता है कि जिसमें मैजिक के लिए हॉगवर्ट्स बना हुआ है, और ये एक ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर जुड़वा बच्चे हैं, तो ये भी एक कैटेगरी आ गई। पाकिस्तान में भी ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी माशाल्लाह जुड़वा बच्चे काफी ज्यादा हैं। और अगर सिर्फ ऐसा स्कूल हो जहाँ पे जुड़वा बच्चे ही दाखिला ले सकते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता हम जुड़वा नहीं है, लेकिन ब्रेक हमें जुड़ी हुई है एक बड़ी देर से। तो वापस आएंगे जी ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज हम आपको 2 फलों के बारे में बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक फल के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे फल का जिक्र करें तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में इल्म है। उसमें से एक फल जो है वो आड़ू है, उसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, हम मार्केट्स में भी देखते रहते हैं, रेडियो पर भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जो दूसरा फल है वो एवोकाडो है, जो हमें बहुत कम नजर आता है और बहुत हाई एंड या फिर सुपर मार्केट्स में हमें नजर आता है। ये बहुत महंगे मिलते हैं यार, बहुत महंगे मिलते हैं। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो अमेरिका में 5000 साल से पाया जाने वाला ये कीमती फल है और ये फल मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, जिससे बेशुमार हम फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर मिलता है, या फिर वो पैरेट ग्रीन कलर का, उसका जो अंदर से पल्प सा होता है। वैसे ही ना, अगर हम अपने नाज़रीन को इसकी प्राइस भी बताएं, आड़ू तो वैसे सभी को पता होगा कि वो कितने रुपए किलो है, लेकिन एवोकाडो का सीन ये जी कि ऑलमोस्ट 4000 रुपए के जो लगभग है वो 1 kg तो मत खाएं, आप ये कहना चाहते नहीं खाने चाहिए। अगर एक फल इतना हेल्दी है तो फिर उसको सस्ता करें यार, हाँ जी, लेकिन ना ये हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में होता नहीं है फल, तो इसलिए भी होना चाहिए। क्यों नहीं होता? जब यहाँ पे सब कुछ होता है तो फिर फल क्यों नहीं होता? है ना, ये भी अजीम का पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है। लेकिन अगर हम इसके फवायद आपको बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी साफ करता है और जिस्म के खुलियों को वायरस के हमलों से भी बचाता है, और इसका इस्तेमाल यादाश्त के लिए बहुत ज्यादा मुफीद अगर है। हम लोग खुद ही सारे फायदे बताने नहीं, शुरू हो जाएंगे तो डॉक्टर साहिबा क्या बताएंगे? अभी हम डॉक्टर साहिबा से डॉक्टर पूछेंगे कि ज़ैनब सच है? गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं, वो बताएंगी कि इस फल से क्या-क्या होता है। थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आड़ू के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो एवोकाडो है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिर फवायद तो शायद बहुत ही कम लोग जानते हो। हम भी जानना चाहते हैं कि एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, और क्या पाकिस्तान में भी उगाया जा सकता है, इस पर भी रोशनी डालिए। सुना जा रहा है कि पाकिस्तान में इसकी काश्त शुरू हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4000 से 400 की जर्नी जल्दी कवर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अगर एवोकाडोस की हम बात करें तो ना सिर्फ अगर बेनिफिट्स तो एक बात की बात है, लेकिन उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं और एवोकाडोस को हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो ना सिर्फ आपने जैसे बात की खून साफ करने की, बल्कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको लोअर करने में ये बहुत ज्यादा करामद होता है। अच्छा। आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा चीजें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, सबसे पहले हम जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड सब्जियां और जो है हम उनको बंद करते हैं, पराठे उनको बंद करते हैं, बाहर से खाने बंद करते हैं अपने पेशेंट के। तो अगर आप एवोकाडोस खाते हो और डेली बेसिस पे अपने कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर रहे हो, ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हो, साफ कर रहे हो, तो आप वो सभी चीजें जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं। और नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। आप कुछ भी जानना चाहते हैं रिलेटेड टू आड़ू या फिर एवोकाडो, आप डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से बिल्कुल बात कर सकते हैं। फोन करें और अपने जो मसाइल हैं वो दरियाफ्त करें, उनका हल दरियाफ्त करें। डॉक्टर ज़ैनब से पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब आड़ू के भी फायदे बताएं। अच्छा, आड़ू जो है उसके बेतहाशा फायदों में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि आपके लंग्स को साफ करता है। अच्छा, ये उन चंद फ्रूट्स में से है, अगर आपको एस्थमा है, अगर आपके लंग्स जो हैं उनमें जैसे अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि जी खराब हो रहे हैं, या उनकी जैसे हमने कोविड में देखा सबसे पहले लंग्स को ही अटैक कर रहा था, तो जो पीच है ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। उसके अलावा कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उनसे भी बचाता है आपको पीच। अच्छा। और अगर आड़ू की हम बात करें, क्योंकि वन ऑफ दोज फ्रूट्स है जो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाता, ओके। आप अपने वजन को कम करने में बहुत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके एक आड़ू की भी बात करें तो उसमें सिर्फ 50 कैलोरीज होती है, अच्छा, नॉर्मल साइज का जो होता है। तो हम इसको डायबिटीज पेशेंट्स में बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, क्योंकि शुगर लेवल्स इसके बहुत कम हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं आड़ू? बिल्कुल, किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं। और आड़ू के फायदों की जो सबसे मेन पे बात आती है वो यही है कि डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को आपके कंट्रोल कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम पीच का जूस, वैसे तो हम रिकमेंड नहीं मैं करती यूजुअली, आपको पता है, लेकिन अगर हम पीच का जूस डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा साफ कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब यहाँ पर ये भी बताएं, पीच जूस को जो लोग शीरा करके पीना शुरू कर देते हैं जूस Oh के my कॉन्सेप्ट God. में, हाँ ना, बहुत सारी चीनी चीनी ज्यादा। डाल दी, आड़ू डाल दी और उसको शीरा बना के पी लिया, और हम फायदा ले रहे कुछ हैं। लोग जूस में स्प्राइट वगैरह भी ऐड करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, कोई भी सफेद बोतल काली बोतल है, वो जब आपके किसी भी फ्रूट के साथ ऐड ऑन होती है तो उस फ्रूट का कोई फायदा पीछे नहीं रह जाता। वो फ्रूट
खत्म हो जाता है हाँ उसका जी। फायदा, वो सिर्फ आप बोतल के नुकसानात है और कुछ नहीं टेस्ट body बस में। आपका थोड़ा सा शायद इम्प्रूव या इनहांस हो जाता है, लेकिन Exactly. वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अगर आड़ू की बात करें तो मुख्तलिफ इकसाम के आड़ू हमें मार्केट्स में भी नजर आते हैं, रेडियो पर भी हमने अजीम अक्सर देखे हैं, उसमें वैसे कलर भी ना डिफरेंट हमारे होता है। साथ हसन कॉलर हैं जी। लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। कहिए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा सर, वो मैडम से मैंने पूछना ये था कि ये जो एवोकाडो है आप बता रहे हैं, इसका उर्दू नाम क्या है सर? एवोकाडो का उर्दू नाम ठीक है, एवोकाडो। अच्छा, इसका उर्दू नाम शायद इसलिए अभी तक मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि एवोकाडोस पाकिस्तान में तो थे नहीं, तो थे उर्दू नहीं। नाम हमने अभी तक रखा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका से ये फल जो है ये Exactly. आया है और 5000 साल पुराना और कीमती फल है। पाकिस्तान में चूंकि है नहीं तो आप इसको एवोकाडो ही बोल हम इसको सर्च आउट जब भी करते हैं तो इसका उर्दू नाम भी एवोकाडो एवोकाडो ही ही आता है। आप इसको नाशपति का भाई भी कह सकते हैं, इसकी शक्ल थोड़ी Exactly. नाशपति जैसी होती है। नाशपति का भाई, नाशपति। ठीक है सर, कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? जी जी पूछ रहा हूँ सर, मैंने एक बात की है वो जी जी पूछे पूछे। जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम, पूछें हसन। सर मैंने आपसे एवोकाडो का उर्दू नाम आपसे पूछा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं। मेरा ख्याल इसको पहले हम बचपन में जब खाते होते थे तो इसको नाशपाती कहते होते थे। हाँ मैंने भी यही बताया, आपने मेरा जवाब ही नहीं सुना। अच्छा मैंने भी आपको यही बताया है। जी सर। और जी जी बोलिए। आपका सवाल क्या है हसन? आप जानना क्या चाहते हैं? आप इन फ्रूट्स की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू से मुतल्लिक या कुछ सेहत से मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल यही जानना चाहता हूँ सर कि ये मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बता देंगे तो बेचारा गरीब आदमी की तो पहुंच में ही नहीं रहेगा। ये आपने इसकी थोड़ी बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। अभी आप जवाब सुने, इसका जवाब अभी मिल रहा है। बस आपको आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि महंगा क्यों है और इसका उर्दू में नाम क्या है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा तो हसन साहब हमें भी बता दें सस्ता कहाँ से मिलता है, हम भी बड़े परेशान हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको वैसे पंजाबी में तो हम लोग पहले बचपन में बब्बू गोशा कहते होते थे। हसन इसको कंफ्यूज वो कर एक रहे हैं। अलहदा चीज है हसन साहब, वो एक अलहदा चीज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और शायद आप उसको नाशपाती के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बब्बू गोशा या बब्बू जो भी आप नाम ले आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया। शक्ल उसकी बब्बू गोशे उसकी से शक्ल शायद मिलती है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इसको नाशपति का भाई भी कह सकते हैं। इसकी Exactly. शक्ल वैसी मिलती है, लेकिन ये है बब्बू गोशा नहीं है। आप बताइए डॉक्टर ये कोई साहिबा और ही ये- गोशा है। महंगा महंगा गोशा है बहुत। जी बिल्कुल। और सस्ता मेरा नहीं ख्याल, नाशपाती फिर खा लेते हैं, वही सस्ती है, उसी को वैसे एंजॉय करते हैं। नाशपति में भी सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज दोनों में डिफरेंट है, लेकिन समहाउ हम ये कह सकते हैं कि हाँ नाशपाती के भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आप उसको अगर अपने दिल की तसल्ली दे के खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा खा ज़ैनब, सकते मुझे ये हैं। बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग इसको खरीदने में कामयाब हो जाएं मेहनत करके, बिल्कुल। तो दिन रात 1 महीने बाद, तो मुझे ये बताएं कि ये कितना खा सकता है बंदा तादाद में? अच्छा, एवोकाडोज बेसिकली जो उसका एक पूरा छोटे साइज में होता है जिसको हम 100 ग्राम्स में कह सकते हैं, उसके अंदर तकरीबन 9 to 15% ऑफ फाइबर होता है, सही। जो कि एक पर्सन की डेली इनटेक के लिए एनफ है। तो आप उसको एक एवोकाडो डेली बेसिस पे अगर खा लेते हैं, सही। ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो मैक्सिमम हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप हाफ या एक दिन में ले लें। और उसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं कि विटामिन ए जो है एवोकाडोज में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, यानी आपकी आंखों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ एवोकाडो से ज्यादा सस्ते आई गेस एवोकाडो मास्क जो है वो मिल रहे मिल होते हैं जाते हैं। मार्केट में। आप वो लेके स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, Exactly. क्योंकि उसको तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आप यहाँ पर हम एक और चीज भी ऐड करना जी, जी। चाहेंगे। कॉलर से हमें ये आइडिया हुआ कि हमारे अवाम को तो अभी बेसिक डिफरेंस ही पता ही नहीं नहीं है। पता कि नाशपाती में और एवोकाडो में डिफरेंस क्या है। तो एक तो ये बहुत अच्छा भी हो गया है क्योंकि हमने कॉलर ली और हमें आइडिया हो गया। आप इस पर जिस तरह से रोशनी डाल रही हैं, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो दोनों की मुख्तलिफ है, टेस्ट मुख्तलिफ है, उसकी अफादियत में फ़र्क है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं, लेकिन सेंसिबल सवाल होना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट। मतलब डॉक्टर साहिबा उसका वाकई जवाब देना पसंद भी करें। खैर डॉक्टर साहिबा, आड़ू की बात हम कर रहे थे और आड़ू में भी फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इकसाम आती हैं। एक वाइट कलर का हमें आड़ू नजर आता है, एक बिल्कुल येलोइश उसमें होता है, फिर कुछ आड़ू बहुत मीठे होते हैं, कुछ बिल्कुल फीके होते हैं।
तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वो असली है और कौन से वाला बेहतर है या सबकी अफादियत सेम है? अब मैं यहाँ पे कहूंगी तो आप फिर कहेंगे, आप फिर उस साइड पे चली गई। अब टीका लगे और ना लगे का फर्क मैं यहाँ डिफाइन ओके, अच्छा उसमें टीका भी लग सकता है? एग्जैक्टली बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, लेकिन उसकी जो कलर डिफरेंस है वो तो उसकी ग्रोथ कहाँ पर हो रही है ठीक है। उस पर डिपेंड करता है। जो हमारे मोस्टली पहाड़ी इलाकों से आते हैं वो वाइट में आते हैं, और येलोइश जो होते हैं वो हमारे जो मैदानी इलाकों में ठीक है। ग्रोथ होती है वो होते हैं। अब अगर आड़ू की हम बात कर रहे हैं तो आड़ू का बेसिक लोगों को ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके छिलके के साथ खाना है या छिलके के बगैर खाना। ठीक है। आड़ू को हमेशा उसके छिलके के साथ खाना चाहिए, Right. लेकिन आप जब भी उसको इस्तेमाल करें उसको बहुत अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। जैसे ही आप उसको अच्छे से धो लेंगे आप देखेंगे कि उसके ऊपर वाली पूरी डर्ट की लेयर जब रिमूव हो जाए आप उसको फिर इस्तेमाल करें। ठीक और है। एक आड़ू एक टाइम पे आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है कराची से, अली हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं सबसे अच्छी बिल्कुल बात यह है कि आप लोगों का मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है, you. सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों के। थैंक यू। और अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर जैनब से ये है कि इन्होंने एवोकाडो का बताया तो वाकई ये फल इतनी इजीली एक्सेस नहीं है इसका ना मार्केट्स में जी। अच्छा, एक तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है ओके। इससे जो मिलता जुलता फल हो? एक तो वो चीज़ है कि वो कहाँ पर होगा, और दूसरी बात अगर एवोकाडो हम ले भी लें क्योंकि अच्छा, और इसका खाने का एक तो तरीकेकार भी बताएं, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल अवेलेबल भी नहीं है और कोई लोग इसको लेते भी नहीं होंगे ना। हाँ जी। और इसकी बेस्ट टाइमिंग क्या होगी खाने की? खाने की बैड Best- टाइमिंग, best- बेस्ट best टाइमिंग। timing. ओके, ठीक है अली, थैंक यू सो मच। हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। वैसे ये आम सवाल उन्होंने पूछा कि ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, बिल्कुल। ऑल्टरनेट्स की जब हम बात करते हैं तो किसी भी खाने का कोई एज सच ऑल्टरनेट हम नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी में जाके वो बॉडी पे क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑफ कोर्स मिलते जुलते हो सकते हैं। जैसे आपने कहा नाशपाती उसका भाई है, तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सेम निकल आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जो एवोकाडो का काम है वो करेगा, जो नाशपाती का काम है वो ही कर रही होगी। ठीक है। और ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है फ्रूट्स में। अब अगर मैं कहूँ आप आम खा लें और आप आड़ू खा लें तो दोनों में एक डिफरेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि जो आम बॉडी में जाके काम कर रहा है आड़ू भी वही कर करेगा, रहा है। ऐसे नहीं है। आप अंगूर खा रहे होंगे, ऑफ कोर्स दे आर ग्रीन वेजिटेबल्स, हम एवोकाडोज और उसको ये कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो ग्रीन आपके बेनिफिट्स हम बात अक्सर करते हैं वो दे रहा होता है, लेकिन हम उसको एज सच डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कि हर फल की अपनी और अफादियत। अली का एक और जो इससे कनेक्टेड क्वेश्चन था कि इसको खाना किस तरीके से, लाइक इसका पल्प या इसको भी छिलका समेत खा सकते नहीं, इसका छिलका जो है वो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसका बीज जो है वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते खाने में। इसका जो पल्प होता है आप बिल्कुल उसको ही इस्तेमाल करेंगे, और उसको आप खा किस तरह से सकते हैं, आप इसको अपने वेजिटेबल्स में के साथ सैलेड की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते के साथ, अंडे के साथ अगर आप इसको खाते हैं, ये वाहिद उन फ्रूट्स में से है जिसको आप अंडे के साथ खाते हो तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और प्रोटीन कंटेंट आपका बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में अगर आप अंडे के साथ वो लेते हैं। टोस्ट के ऊपर टोस्ट के भी ऊपर एवोकाडो Exactly. टोस्ट बहुत ज्यादा बिल्कुल पॉपुलर है, उसके साथ भी हम इसको बिल्कुल, खा जब सकते हम हैं। वो देखते हैं रेस्टोरेंट्स में और जब हाँ वो सर्व जी। किया जाता है टोस्ट के ऊपर एवोकाडोज और ऊपर शुगर सिरप या हनी जब आ रहा होता है तो वो बड़ा मजे का लगता है। अच्छा, अभी मैं एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी, आई वाज हाँ। ट्रैवलिंग, तो रेस्टोरेंट में गई तो उन्होंने एवोकाडो को बिल्कुल जैसे बेक नहीं करते, उन्होंने बेक Exactly. किया हुआ था। इट वाज सो सॉफ्ट एंड स्मूथ कि उन्होंने हमारे यहाँ जो एक बोल सा होता है उसमें करके चम्मच एंड कांटे से पहले उसको मैश किया, फिर उसके ऊपर सॉसेस डाली, एंड ट्रस्ट मी इतना उसका लीथल कॉम्बिनेशन था और इतना अमेजिंग टेस्ट था। अगर हम भी घर वो में कुछ आपको लेके ऐसा आना चाहिए था साथ, सिर्फ वो क्या है? ऐसी चीजें बस आपको हमारे बताते लिए नहीं लेकर हैं। आना चाहिए। चले, माय बैड, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। क्योंकि अब आप बता रही हैं तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ऐसे ऐसे सर्व होता ही है। वो तो आप लेके आएंगे तो पता नेक्स्ट चलेगा। टाइम अच्छा, इसमें हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं कि जैसे हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड बाहर से आ रहा होता है, वो हमें पूछता है कि आपके लिए क्या लाएं, तो Right. बजाय आप चॉकलेट्स और इन तरफ जाने के आप एवोकाडोज उनसे Avocado. मंगवा थोड़ा सकते हैं। हाँ, वेरी डिफरेंट फरमाइश के यार, मेरे लिए थोड़े से avocado एग्जैक्टली, एटलीस्ट आपकी बॉडी में कुछ नरिशमेंट तो जा रही होगी ना। बिल्कुल। फिर जो चॉकलेट्स जाके काम कर रही कोई होती फायदा हैं नहीं। बेहतर फायदा ही नहीं अच्छा, है वैसे उसका। हम लोग ये कह रहे हैं कि जी इनको इंपोर्ट किया जाता है, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली जब ये इंपोर्ट होंगे तो जब ये टूटा दरख्त से और जब ये मार्केट में अवेलेबल हुआ तब तक तो काफी अरसा बीत जाता है, बिल्कुल। तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वही रहती है उस फ्रूट की या आ जाता अच्छा, है? ऑनेस्टली जब ये उतारा जाता है और आने में इसके कम से कम जो है 15 दिन तो लगते ही हों, ठीक है। और उन 15 दिनों में अगर आप फ्रूट का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जो कि ऑफ कोर्स किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब वहां पे उतारा, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं ये यूएसए में या कनाडा में उतारा गया, ठीक है।
अब वहाँ पे ठंड थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल पाकिस्तान तक ट्रैवल होने तक यहाँ पे टेम्परेचर ही बिल्कुल डिफरेंट था। डिफरेंट हाँ है। जी, अगर हम ट्रैवलिंग का डिफरेंस छोड़ दें तो कंट्रीज का जो डिफरेंस है वही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उसकी ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज इफेक्ट होती हैं उससे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हमारा ये यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रूट्स के डिफरेंट हम वो बना लेते हैं, पैकेट्स बना लेते हैं उनको, और हम उनको फ्रीज कर लेते हैं। इसी तरह अगर आड़ू की बात करें तो बहुत सारे घरों में उसको फ्रीज कर दिया जाता है, पैकेट्स की सूरत में उनको फ्रीज करके ऊपर रख दिया जाता है, और फिर जब मेहमान आते हैं, कोई इस तरह का इवेंट होता है, तो उसको निकाल के एक स्पेशल जूस बनाया जाता है। सो डू यू रेकमेंड कि उनको हम फ्रीज कर सकते हैं, उनके क्यूब्स बना के, या फिर दिस इज अगेन नॉट गुड फॉर हेल्थ? देखिए, अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, ओके, और आपकी फ्रिज फ्रीजर बंद मतलब हम नहीं ना ही होते, समझे, मतलब हम ना ही समझे। ऑनेस्टली अगर आप टेम्परेचर, वही बात है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो आपकी वो चीज खराब हो जाती है, उसके जी। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। देखिए, अब फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए लाइट गई, और वो अब उस वैसा ही 1 है। घंटे में वो बर्फ जमी हुई है और वो फ्रीज है हाँ प्रॉपर, जी, ठीक है, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है? 1 घंटा में लाइट गई और देखिए वापस एक घंटे में जो उसका बर्फ का टेम्परेचर था, बर्फ आपकी मेल्ट हो गई है, तो आपके एवोकाडोज या पीच या कुछ भी है वो पहले फ्रोजन था बिल्कुल, और 1 घंटे बाद जब लाइट आया, आप उसको जरा पैकेट को निकाल के देखिएगा उन फ्रूट्स की हालत क्या हो जाती है। बिल्कुल मैं तो soggy सिर्फ से। फ्रूट्स और उनके भी नहीं, बल्कि मैं तो फ्रोजन फूड्स के बहुत खिलाफ हूँ, जो हम अक्सर देखते हैं कि कबाब बनाए फ्रीज कर दिए, नगेट्स हाँ, बनाए बिल्कुल। फ्रीज कर दिए। बिल्कुल नहीं, अगर आपने बनाने भी हैं, और ठीक है हम 1 घंटे की बात कर लेते हैं कि 1 घंटा रोज आपके घर लाइट जाती है, जो कि आई थिंक बहुत मुश्किल है कि 1 घंटा सिर्फ जारी हो, लेकिन आप फिर उसको मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लें। अच्छा, तो डॉक्टर ज़ैनब, ये जो बच्चों के लिए माएँ अक्सर कबाब हाँ, वगैरह बना के बिल्कुल। फ्रीज कर लेती हैं, और गेस्ट अक्सर बड़ों आ के रहे लिए भी होते हैं, freeze हो जाता है। बड़ों के लिए भी होता है, बिल्कुल कन्वीनियंट होता है। अगर Exactly. वर्किंग वुमेन है, वो अक्सर कबाब वगैरह और इस तरह की बहुत सारे आइटम्स बना के फ्रीज करती हैं, तो फिर वो बनाना छोड़ दें? नहीं, वर्किंग वुमेन और जो बच्चे हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट बॉक्सेस ले लें आप। ओके, उसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आप बनाएं, और उसके अंदर आप ये ना करें कि एक ही बॉक्स में आपने सारे कबाब जो है वो स्टोर कर दिए। ओके, अब वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में आप एक साइड पे फ्रूट स्टोर कर दें, एक साइड पे वेजिटेबल्स को स्टोर कर दें, एक साइड पे अपना मीट पोर्शन, ताकि वो डिवाइडेड रहें। ठीक है, Okay. वो डिवाइड जब होके एक जगह पे मीट पोर्शन रखें, आप उन डिफरेंट बॉक्सेस को प्लेस कर दें अपने फ्रिज या फ्रीजर। ठीक है। जब आपने वो निकालना है तो आप सिर्फ एक ही बॉक्स, ताकि बाकी जो कबाब और आपके फ्रूट्स हैं उनका टेम्परेचर खराब ना हो सके, क्योंकि जब हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर बिल्कुल डिफरेंट टेम्परेचर है, फिर वापस स्टोर कर रहे हैं, ये कैंसर कॉजिंग के लिए बहुत मेजर इश्यूज हैं हमारे, जिसको हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। रीजंस क्या होते हैं? आपने कबाब बनाने थे, आपने एक बड़ा डब्बा कबाब का बनाकर अंदर रख दिया, आपको चाहिए 3 कबाब। अब ऑफ कोर्स आपने पूरा फ्रोजन डब्बा बाहर निकाला, 3 कबाब निकालने के लिए आपने वो 50 कबाब आपने बाहर निकाले, Exactly. बाकी 47 का टेम्परेचर भी आपने एक दफा डीफ्रोस्ट बिल्कुल। किया, फिर दोबारा से उसको फ्रीज किया, फिर दोबारा डीफ्रोस्ट किया, फिर आपने दूसरा जो मसला आता है उसी ऑयल में उनको फ्राई किया, जो ऑयल ऑलरेडी 50 बहुत बार बार इस्तेमाल यूज हो हो चुका चुका है। तो ये चीजें जो हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। डॉक्टर, मेरे पास इतने सवाल हैं डॉक्टर ज़ैनब के लिए। मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो हम जूस कॉर्नर्स पे जाते हैं अजीम, जब हम विंटर्स में जाके मैंगो जूस पी रहे होते हैं, हम बहुत खुश हो रहे होते हैं जूस यार, तो- मैंगो जूस यहाँ पर अवेलेबल मैंगो है। जूस तो हम बिल्कुल, और जूस की तो आप बात कर रही हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग काफी रेस्टोरेंट्स पे जाके जब बाहर से खाना खाते हैं, तो वहाँ पे तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होगी Common कि practice है चीजों ये। को आपने फ्रीज कभी करना ये और सोचा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और चेन्स ऐसी हैं जहां पर हम जाते हैं तो हमें 5 से 7 मिनट के अंदर फ्राइड चिकन मिल जाता है। हाँ जी, जिस फ्राइड चिकन को कुक करने का मिनिमम टाइम 15 मिनट्स होता है, वो आपको 3 से 4 मिनट के अंदर दे दिया अच्छा, जाता है। वो लोग इसका उधर ये पेश करते हैं, इसकी साइंस ये बताते हैं कि Half done होता है। हाँ, हाफ डन है। हाफ डन है। आप कुछ खाना, अंडा हाफ डन पहले करके रखते हैं और बाकी अंडा बाद में पका कर जरा उसको खा के देखें उसके क्या हालात बन रहे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब से बात करने के बाद मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना लेकिन है। जब आप कहीं जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती है चीज। नहीं, लेकिन ये देखे ना, इस तरह तो लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल नहीं होता। नहीं, देखिए लाइफस्टाइल मुश्किल नहीं होता, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं अगर हम उनको आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़ा स्टेप लें कि आज से बाहर से खाना बंद, ये कभी नहीं हो सकता। बेबी स्टेप क्या हो सकता है कि अच्छा मैं आज से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो छोड़ रहा हूँ। दूसरा बेबी स्टेप ये हो सकता है कि अच्छा पूरी नहीं छूट रही, हाफ ग्लास कर दूंगा, जहाँ पे मैं पूरा बर्गर खा रहा हूँ वहाँ पे मैं हाफ पे आ जाऊँ, उसके साथ कुछ हेल्दी ऑल्टरनेट्स ले अच्छा, लें। कुछ लोग अब ये करते हैं, फॉर एग्जांपल अब रेस्टोरेंट्स का जिक्र हो रहा है कि जी बाहर से अगर खाना खाने जाना है
तो बेहतर है कि आप तली हुई चीज़ें इग्नोर करें और जो ग्रिल्ड आइटम्स है, ग्रिल्ड फूड है वो खाएं। या तो फिर वो सैलेड्स खा लें। सैलेड्स खा लें। जी, ये एक बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस है, इसलिए क्योंकि जब चिकन को बेक किया जाता है या ग्रिल किया जाता है तो उसके अंदर जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो फ्राइड से बहुत कम होता है। ओके। तो बेस्ट वे मैं तो जो रिकमेंड करती हूँ वो है बेक्ड। चाहे वो Okay. आप किसी भी चीज को कर रहे हो, बेक करने में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम जैसे चिकन को ट्रे में लगा कर रख रहे होते हैं तो ऊपर से हम फॉइल कवर लगा रहे होते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स ना तो बहुत ज्यादा निकलते हैं और अगर उसके जो जूसेस वगैरह चिकन के निकलते हैं वो उसी ट्रे के अंदर मौजूद होते हैं। तो जैसे अभी हिना बात कर रही थी कि उन्होंने ट्रैवल करते वक्त एवोकाडो खाया जो कि बेक्ड था, जी। तो फ्रूट को जब बेक किया जाता है, अच्छा, फ्रूट को बेक करने का प्रोसेस जब हम देखते हैं तो हमें खुबानी भी ड्राइड फॉर्म में मिल रही होती है जो कि मोस्टली सन ड्राइड होती है, तो क्या उनके वही जैनब बेनिफिट्स? कॉलर आ गई है, एक आसमा रावलपिंडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एवोकाडो जैसे आप उसको जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ा यूनिक फ्रूट है, जी, जी। तो हम लोग जब अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो मेरी अम्मी इसको स्पेशल मतलब उन्होंने 3-4 दफा जो है एवोकाडो लिया है और वो ना यूनिक चीजें बड़ी प्रेफर करती हैं। जी ठीक है। तो अब जैसे वो एवोकाडो ले लिया, घर ले आई, तो हर चीज में उसको डालने की कोशिश करेंगी, कभी किसी वेजिटेबल के साथ, कभी किसी सैलेड में। तो मुझे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी भी पास में मैंने बैठी हैं और आपका शो देख रही है, लेकिन बात मैंने उनको कहा है कि आपसे करें, लेकिन वो कह रही थी कि आप पूछें कि मेरे जो फादर हैं वो उनको ब्लड प्रेशर भी है और उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ओके। तो उनके लिए प्रेफरेबल है, वो खा सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनके लिए? ठीक है आसमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम आपके सवाल का जवाब जो है वो डॉक्टर जैनब से जान लेते हैं। जी डॉक्टर जैनब। ब्लड प्रेशर और क्या इशू है? हार्ट का इशू है। उनके लिए तो बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके। अच्छा, जिन लोगों को एवोकाडो का टेस्ट नहीं पसंद लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो उसको ला के खा सकते हैं, तो आई थिंक वो पहले पपीता खरीद के खाएं, क्योंकि अच्छा। पपीते का और उसका टेस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो सिमिलर होता है, क्योंकि वो भी सॉर्ट ऑफ टेस्टलेस सा आ रहा होता है और वो भी ना मीठा ना कड़वा। प्लांट सा टेस्ट है एवोकाडो का, मुझे तो Exactly. खुद नहीं पसंद उसका टेस्ट। तो आप पहले पपीता जो है उसको ऐड ऑन करें। जी। अगर आपको पपीते की आदत हो जाती है तो उसके बाद आप एवोकाडोस को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आप सैलेड्स में, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी अम्मी डालती हैं, तो आई थिंक सैलेड्स में इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि सैलेड के साथ जब उसको कंबाइन कर रहे होते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्दी एक जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो दे रहे होते हैं और बड़ा हेल्दी है आपके लिए। ठीक हो गया। तो अगर आपके फादर जो है वो हार्ट पेशेंट हैं और उनको ब्लड प्रेशर का भी बिल्कुल। प्रॉब्लम है, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि उसके लिए बहुत अच्छा है, तो ज़रूर खाएं जी। सैलेड की फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा बॉयल करके टोस्ट के ऊपर लगा के ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ही अच्छा एंड हेल्दी ऑप्शन है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का पार्ट बनी। थैंक यू सो अभी यहाँ मच। पर हम ब्रेक शामिल करेंगे जी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हमारा सेगमेंट है शहरनामा। इसमें हम बात करने जा रहे हैं, आज रिवायती खेल है पंजाब का, कुश्ती। आपने कभी कुश्ती देखी है? बिल्कुल देखिए, कबड्डी और कुश्ती में नहीं सेम नहीं होता, फर्क होता है। और कुश्ती में जरा, वैसे कबड्डी में भी बड़े पहलवान टाइप लोग होते हैं, लेकिन कुश्ती के लिए प्रॉपर पहलवान चाहिए होता है। और अगर हम गुजरावाला शहर का हाँ जिक्र जी। करते हैं तो वहाँ के पहलवान बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वहाँ की सरदाई बहुत ज्यादा मशहूर है, खाने बहुत ज्यादा फेमस हैं और कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आज मेरे ख्याल से हम भी और हमारे नाजरीन भी मिलके गुजरावाला के पहलवान देखते हैं। तो बिल्कुल। उकाशा हमें गुजरावाला के पहलवान दिखा रही हैं जी। तो आइए देखते हैं ये जो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है शहरनामा, जिसमें हमें आज उकाशा गुल सैर करवा रही हैं गुजरावाला शहर की। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ।
लो भाई रुस्तम है गुजरांवाला बिलावल पहलवान ते रुस्तम है कामों की जारा पहलवान खड़े दी सलामी दे रहे ताड़ी मारो। इंज पुत्र रोज दिहाड़े इन्हें मार मार के कई गबरूआं दे ओ मुंह बुकलां विच मारे। एदी चीते वर्गी फुर्ती एदी शेर जई है अख नहीं राशद जे मामा जमने उन पहलवान होणगे लख। राशद पहलवान यहाँ के पहलवान ही है, यहाँ की आन बान शान। और मेरे इर्द गिर्द आपको बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पहलवान नजर आ रहे हैं और इनमें शामिल हैं बड़े पहलवान भी जिनकी कसरत अभी हम आपको दिखाएंगे। मुझे बहुत ऊंचा बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनके लवाजमात यहाँ पर चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और इनकी कसरत शुरू होने वाली है। दोस्तों हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पहलवानी अखाड़े में जो गुजरांवाला का एक क्या कहेंगे कि एक पहचान है पहलवानी अखाड़ा। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक सरदाई कैसे बनती है, असल रेसिपी क्या है सरदाई की। ये वो मट्टी है, एक सेकंड में जूता उतार लूं क्योंकि पहलवानी अखाड़े में शामिल होने लगी मैं भी। तो आज हम आपको ये भी बताते चलें कि यही वो मट्टी है जिसने पैदा किए हैं नामवर पहलवान जिनमें सरे फहरिस्त हैं रुस्तम हिंद, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, उसके अलावा गोगा पहलवान, अच्छा पहलवान। अब हम मजीद जानेंगे कि इन सब पहलवानों में से कौन इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। आइए देखते हैं इनकी कसरत और जानते हैं कि पहलवानी इनके लिए क्या है। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पहलवानों की ऑर्गेनिक सरदाई बनते हुए। हम जानेंगे नवीद पहलवान से कि इस सरदाई में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। जी सर बताइएगा। जी इसमें बुनियादी चीज़ तो है बादाम, अच्छा, इसके साथ कसास और दृक्ष और उसके बाद चारे मगज और उसके बाद इसमें डलती हैं काली मिर्चें। ये तो बहुत महंगी नहीं हो जाती होगी। ये देखें जी ये लवाजमत तो है ना, ये जब इतनी कसरत करनी पड़ती है फिर इसके साथ खुराक भी। अच्छा यहाँ पर तो आप लगे हुए हैं इसको जी। इसको क्या कहते हैं, कोटने में? जी कोटा लगा रहे हैं। कोटा लगा रहे हैं इसको। यहाँ पे तो नवीद पहलवान इसको लगा रहे हैं कोटा। मुझे ये बताएं घर में भाभी के साथ भी कभी काम करवाया कि नहीं? जी हम तो खाने में पहलवान हैं, घर में तो फिर वही। मुझे लगता है ये सच नहीं बोलेंगे, जो ये बोलेंगे वो सच नहीं। नहीं ये सच है कि हम खाड़े में पहलवान हैं, घर में तो उनकी चलती है ना। अच्छा घर की पहलवान वो है। हाँ जी सही हो गया। फिर जो भी कहीं क्वार्टर शार्टर हो तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छा ये मैं मान लूं ये सच है बात। बस यानी कि घर में भी फिर आप कर रहे हैं। पहलवान जो है बड़े ताबियादार होते हैं। फिर तुसी खादी पहलवान हुए? नहीं ताबियादारी है, ये मोहब्बत होती है। मैंने सुना है कि सरदाई में दूध डलता है। हाँ जी वो दूध। तुसी एडे कंजूस हुए, तुसी दूध नहीं अभी ये अपनी तैयारी के मराहल में है। अभी तो इसको आधा घंटा लग जाना तैयार होते हुए। हाँ जी। हाय अल्लाह हमें तो भी बहुत वेट करना पड़ेगा इसका। नहीं कि हम खिला के भेजते हैं, ये फिक्र ना करें। हम वाला लोग जो है ना खापे शापे भी खिला के भेजेंगे। वो तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे लेकिन मैं सरदाई पी के जाऊंगी। आइए दोस्तों हम लोग तब तक कसरत देखते हैं इनकी सरदाई तैयार हो जाए। वाह 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 यहाँ पर कुश्ती चल रही है। तनवीर साहब मुझे जरा ये कमेंट्री तो सिखाए ना जो आप इतनी मजेदार कमेंट्री कर रहे थे। ये दो ही पहलवान एक दूसरे के सामने ने लो जिन्नू रब दे एक ताड़ी मारो ना ना दी। क्या बात है, की बात है, की बात है, की बात है। एक दूसरे को देने तो गुस्से नाल लड़ रहे ने। मैं जा रही हूं सरदाई पीण। कुश्ती देख ली,
कसरत देख ली, ऐसे कैसे हो सकता था कि पहलवानों की तैयार करदा ऑर्गेनिक सरदाई ना पिए। तो मुझे मेरा ग्लास मिल गया और ये लोग भी लगे हुए हैं पीने। मैंने ये थोड़ी सी वैसे टेस्ट की है, मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातचीत कर लूं और इसके टेस्ट के बारे में बता दूं। मुझे बहुत 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 मज़ेदार लगी है और इसमें जो एक ख़ास यूनिक चीज़ लगी है ना वो ये कि इसमें मिट्टी के बर्तन की खुशबू आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारी बात है। वाह 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 भाई, क्या कमाल बात है। शहरनामा में उकाशा गुल ने सरदाई जो पी है और फिर उनकी जो बात आखिर वाली जो कंक्लूडिंग रिमार्क था कि सरदाई में मिट्टी की खुशबू आ रही है, हम यहाँ बैठ के इस ग्लास में पानी पी सकते हैं ज्यादा से ज्यादा या फिर वो ब्लैक कॉफी लेकिन उसमें मिट्टी की खुशबू इसलिए आ रही है ना क्योंकि वो उसमें पंजाबी में कहते हैं कोटा लगाया उन्होंने, कोटा लगाया और फिर जिस तरह से उसको वो मलमल के कपड़े में से छान के बनाया गया। जी मुझसे ये पूछ रहे थे कभी आपने पिया, तो जी बिल्कुल मैंने पिया। और वो कोटा जो आप कह रहे हैं वो भी हमारे मियाँ वाली में बनता था, मेरी दादी बनाती थी बचपन में और हम छोटे होते थे तो हम और पिया करते अभी थे। जब ये पैकेज चल रहा था हम लोग भी देख रहे थे तो हिना मुझे ये कह रही थी कि उनका जो थिंग्स टू डू लिस्ट है उसमें अब ये कुश्ती भी आ गई है, तो वो भी इस तरह से जो है ना फुल मसल्स बनाएंगे। फुल मसल्स गुजरा वाला जाके ट्रेनिंग लेंगी। मैं ये पूछ रही थी कि ये जिम जाते हैं ये लोग, तो ही गोज़ लाइक हाँ जी सिमिलर ट्रेनिंग ये होती है, वेट लिफ्ट करते हैं और वो जो उनकी बॉडी के कट्स थे, भाई हम तो जिम जाते हैं वैसे फिर भी कट्स उस तरह से नहीं बनते, पर मैं बहुत इंप्रेस हो रही हूँ और कभी जरूर जाना चाहिए हमें भी गुजरावाला। और हम कोटे की बात कर रहे थे तो अब हम ब्रेक का कोटा लगाते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हमारा ऐसे नहीं वो वैसे ही जो ब्रेक में बोल रहे थे। हम वापस आ चुके हैं और अब हमारा सेगमेंट है टैलेंट हंट। इसमें जैसा कि आपको मालूम है अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए रोजाना की बुनियाद पर हम कोई ना कोई टैलेंट अपने प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन के लिए लाते हैं हिना जी। आज भी एक ऐसे नौजवान जो अभी अभी कॉलेज से फारिगुल तहसील और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए तैयार हैं और इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। गुड वन। बड़े टैलेंटेड हैं। अवैस अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अवैस आपका अपना स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस है, आप कंपोजर भी हैं, लीड वोकलिस्ट भी हैं, तो आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? अभी रिसेंटली कुछ पाकिस्तान की शॉर्ट मूवीज़ हैं, उनमें भी जो है ट्रैक्स वगैरह दे रहे हैं अपने ही कॉम्पोजिशंस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही उनको गा रहा हूँ, एज अ म्यूजिशियन भी सारा वर्क रहता है। तो मतलब अभी रिसेंटली खलील रहमान कमर साहब है, उनकी एक शॉर्ट मूवी है, उसमें जो मेन लीड ट्रैक है वो मेरा ही है। अरे वाह वाह। तो अवैस कैसे आया यार, थोड़ा जर्नी तो बताएं अपना, मतलब इतनी यंग एज में प्रोडक्शन हाउस अपना फुल ये बचपन से कह लें कि बाथरूम सिंगर वाला सीन था जो फैमिली से किसी का भी इस तरह का नहीं था सीन, तो बस मुझे था कि मुझे गाना है, मुझे कुछ करना है। तो करते करते मुझे बस कुछ पिलर्स नजर आए कि यार मुझे प्रोडक्शन हाउस बनाना है, क्योंकि मेरा लेफ्ट राइट कोई भी ऐसा नहीं है जो पकड़ के मुझे कहे कि यार आपने हाँ आ जाओ, या फैमिली से। तो फिर आपने सीखा किसी से ये काम? बिल्कुल, मेरे टीचर हैं उस्ताद जोजी अली खान साहब, जो मतलब क्लासिकल में मुझे जो पसंद था जो मैंने उनसे लिया बाकायदा। और उसके अलावा मतलब हर जॉनरा में मेरा रहता है कि मैं गाऊं, और क्योंकि हर जॉनरा की एक अलग फील है, हर जॉनरा का एक अलग मजा है। जबरदस्त। तो लेकिन आपका फेवरेट जॉनरा क्लासिकल है, तो कुछ हमें सुना दे क्लासिकल। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, हो कदिया मिल सांबल यार वे, कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांबल यार वे, मेरी
न पास वे मुझे मिलना चार का हार वे मुझे मिलना चार का हार वे कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे सांवल यार वे। क्या बात क्या है, बात है, जबरदस्त, जबरदस्त। ब्यूटीफुल। टैलेंट भरा पड़ा है जी हमारे मुल्क में। हम तो बस एक स्टेज लेकर रेडी बैठे हुए हैं और हमारी तो कोशिश यही होती है कि जितना भी यंग टैलेंट है वो हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने नाजरीन तक जो है पेश करते जाएं। What's next? What's next? यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लेने देते। हमारा भी एक असूल है कि जो यहाँ पर आ जाता है बस वो परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस। जॉन एलिया का एक है गीत हम लोगों ने खुद कंपोज किया था, मैं आपको सुनाऊंगा। एक दिल है जो हर लम्हा जलाने के लिए है, जो कुछ है यहाँ आग लगाने के लिए है। हर शख्स मेरी जात से जाने के लिए था, तू भी तो मेरी जात से जाने के लिए है। शाम को अक्सर बैठे बैठे दिल कुछ डूबने लगता है, तुम मुझको इतना मत चाहो, मैं शायद मर जाऊंगा। उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। वाह 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 वाह। बड़ी मशहूर लाइन है जॉन एलिया साहब की ये, वैसे उम्र गुजार दीजिए उम्र गुजार दी गई। बड़े कमाल शायर हैं जी, बड़ी बड़ी खूबसूरत इन्होंने शायरी पढ़ी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन मेरे साथ एक अलमिया ये रहता है अवैस कि शायरी में पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ यार। सेम है ये मुझे लगता है सबके साथ ही होता है कि अक्सर। जॉन को जिन्होंने प्रमोट किया था हैदर इकबाल, वो मतलब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मतलब होते वो पिंडी में, लेकिन हर मंथ हमारा लाहौर में एक मीटअप होता है जिसपे हम लोग कुछ ना कुछ जॉन का नया कंपोज करते हैं। 6-7 साल से मतलब जॉन को की पोइट्री को प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा मतलब हाथ है। बिल्कुल। तो उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग मतलब मुझे भी बस शायरी से राह यार उनकी मुझे एक याद आती है, वो बड़ा खूबसूरत उनका एक शेर है, मोहब्बत अगर कमी पेशी माफ, कोई लफ्ज आगे पीछे हो जाए तो मुझे अचानक ज़हन में आया। वैसे वैस मेरा साथ देंगे इस पे। मोहब्बत झिझक परेशानी, तुम ये नहीं सुना? नहीं सुना आपने? नहीं सुना यार। मोहब्बत झिझक परेशानी और अगली लाइन मुझे भूल गई है। क्या बात। अगली लाइन अगली लाइन हम इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में ही सुनाएंगे कि अजीम से हम कहेंगे सर्च करके आएं और हमें सबको सुनाएं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और अजीम को दीजिए इजाजत। इससे पहले मैं ये भी भूल जाऊं कि हम ये प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर आप गैर जानिबदार, बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।